हाँ, रुकिए, रुकिए फ्रेंड्स, ये आप ही के लिए है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी वीडियो आपके लिए है। स्क्रॉल मत कीजिएगा, स्टूडेंट है तो भी आपके लिए है, या कोई भी जो समाज का प्राणी है, वो चाहे बच्चा है, पेरेंट्स है, टीचर है, उसके लिए वीडियो, तो स्क्रॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाली हूँ कि जो समाज में दहेज प्रथा हम लोग नाम देते हैं ना, कि बहुत ज्यादा दहेज है। कुछ पेरेंट्स को आपने भी सुना होगा, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 25 लाख से नीचे शादी होती ही नहीं है। 25 लाख तो हमारे एस्टिमेट मान के चलिए, या कुछ लोग बोलते हैं 30 लाख एस्टिमेट मान करके चलिए। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो मेंटली मेकअप करके बैठे होते हैं कि उनकी बेटी की शादी में उन्होंने इतना खर्च करना है। उस पे सोने पे सुहागा वो लड़कियां करती है जो एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के बाद अपने पेरेंट्स से बोलती हैं, पापा मुझे मेरे रूम के लिए एसी भी चाहिए, पापा मुझे 1 लाख का लहंगा चाहिए, पापा मुझे डबल डोर फ्रिज चाहिए, पापा मुझे फला फला ब्रेड चाहिए, या जो कुछ भी उसे चाहिए होता है वो अपने पापा से बोलती है। और पापा भी पुत्री मोह में आकर के वो सारा सामान उसके लिए जुटाते हैं। फ्रेंड्स मैं उन लड़कियों से, पहले तो उन लड़कियों से बात करना चाह रही हूँ, बेटा आप लोग जो ये कर रही हैं कहीं ना कहीं दहेज को बढ़ावा दे रही हैं। और बात फिर हम करते हैं कि दहेज मांगा जा रहा है। और दहेज मांगने वालों की अगर मैं बात करूं तो आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है। कोई भी लड़की देखने आया तो वो एक ही बात कहता है कि इस भाई साहब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे अपनी बेटी को दोगे। क्यों वो ऐसी बात बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्थिति आपने लाई है गर्ल्स। आप खुद से ही अपने पापा से इतनी डिमांड कर लेती हैं कि वो ससुराल वाले को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा मैं कहना चाह रही हूँ, इस चीज को बिल्कुल खत्म कीजिए। आप इतना ज्यादा पढ़िए लिखिए और एक अच्छी पोस्ट पर आप जॉब करिए। आईएएस का एग्जाम कीजिए, पीसीएस का कीजिए, या कोई भी टीचर का कीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए और उसके बाद एक अच्छे मुकाम को हासिल करिए। और भूल कर भी अपने पापा से डिमांड मत करिए। बेटा हम ये कहते हैं ना कि बेटी को बोझ समझा जाता है, तो बेटा क्यों नहीं समझा जाएगा। एक तो जब से वो पैदा हुई तब से 26-27 साल तक उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके बाद शादी के लिए बेटी की डिमांड, और उसके बाद थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो लड़के वाला अपने तरीके से कर ही लेते हैं। फिर जो पेरेंट्स बोलते हैं, अरे मैं ऐसी शादी करूंगा लोग देखते रह जाएंगे। पेरेंट्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई नहीं देखता रह जाता। जब वो आपकी शादी में आपसे मेरा मतलब है आपकी बेटी या बेटे की शादी में आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा कड़वा है पर सच है। वो बोलते हैं अरे रायता ज्यादा खट्टा था, या गुलाब जामुन थोड़े सॉफ्ट नहीं थे, ये सब्जियों में वो टेस्ट नहीं था। केवल यही बोलते हैं वो लोग, जिन लोगों के लिए आप कहते हैं कि हम लोगों को दिखा देंगे कि हमने कैसी शादी की। तो पेरेंट्स आप ये भ्रांति तोड़िए। आप शादी किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल अपनी बेटी के लिए शादी कर रहे हैं। तो ये फालतू के आडंबरों में ना पड़े कि मुझे इतना खर्चा करना है, मेरी समाज में इतनी रेपो बनेगी, उतनी बनोगी। तो पेरेंट्स की कोई रेपुटेशन नहीं बनती है। आप केवल दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लड़के के पेरेंट्स को ये आप छूट दे रहे हैं कि वो केवल इतना कह के जीत जाते हैं, अरे सर हमें कुछ नहीं चाहिए, जो दोगे अपनी बेटी को चाहिए। और बेटियां इतने स्मार्ट हो गई हैं कि वो अपने तरीके से डिमांड करती हैं। बाद में बोलती हैं कि नहीं अब पापा आपने मुझे ये चीज नहीं दी, पापा वो चीज नहीं दी। तो बेटा इस चीज से निकलो, और इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब लेनी है बेटा। और जॉब लेने के बाद आप अपने हस्बैंड से या अपने ससुराल वालों से बोलोगे कि मुझे मेरी आवश्यकता के अनुसार सामान मैं खुद ले सकती हूँ। बेटा आवश्यकता का ही सामान अपने पास रखना है। ऐसा नहीं है कि शादी है, पापा का बहुत सारा खर्चा करा दो, इतना खर्चा करा दो कि पापा कर्ज के बोझ तले दब जाए। फ्रेंड्स अब मैं अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमारे टाइम में 20-21 साल में शादियां हो जाती थी, और हम इतने परिपक्व नहीं होते थे कि हमें क्या करना है क्या लेना, हमें कुछ भी नहीं पता होता था, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं। और आज की टाइम करूं तो बहुत अच्छा टाइम है। 27 साल से पहले बहुत कम पेरेंट्स बच्चों की शादी करते हैं, और 27 साल की एज बहुत ज्यादा होती है, 27-28। उस समय बच्चा अपना भला और बुरा अच्छे से जानता है। तो पेरेंट्स और प्यारी बच्चियों और ससुराल वालों, उनके लिए एक मैसेज है कि इस भ्रांति को तोड़िए। समाज बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, पुरानी संकीर्ण मान्यता को छोड़िए।
और गर्ल्स आप ये डिमांड करना छोड़िए, बिल्कुल अगर आप डिमांड करना छोड़ देंगी तो ये दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आज भी इतनी उन्नति होने के बाद भी मैं खुद से एग्जाम्पल देखती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो ये बोलते हैं कि अरे पहली तो बेटी थी, दूसरी भी बेटी हो गई, और इससे अच्छा था भगवान एक बेटा दे देता। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि आप गर्ल्स उन्हें मौका दे रही हो, आपके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। तो बेटा लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन मत बनो, मत ऐसी स्थितियां लेकर के आओ कि आने वाली जो लड़कियां हैं उनको कोख में ही मार दिया जाए। तो बेटे आप इस चीज को, मेरे संदेश को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक फैलाइए। पेरेंट्स में अगर बात करूं कि जैसे आजकल के समाज में बोलते हैं कि नहीं लड़का होना चाहिए, लड़की लड़की से क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं अपने घर का ही उदाहरण देना चाहूंगी। मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनके केवल दो डॉटर हैं, पहली डॉटर हुई फिर दूसरी हुई, उन्होंने, कई लोगों ने बोला कि आपका एक बेटा होना चाहिए, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाया, बड़ी बेटी अभी उनकी 17 ईयर की है। फ्रेंड्स आप इस चीज को देख के सरप्राइज रह जाओगे कि जब वो 3 साल की थी, साढ़े तीन लगभग 3.5 साल की थी, तो मेरी ननद ने भरतनाट्यम करना सिखा दिया। और जब वो 3.5 साल की उम्र से करना सीखा, तो फ्रेंड्स अब जब वो लड़की, हमारी बेटी उन्नति जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अभी 17 या 16 ईयर की है। फ्रेंड्स अब वो बहुत जल्दी एक गुरु परंपरा शिष्य इनकी कुछ होती है, जिसमें गुरु उनको इजाजत देता है कि अरिंगेत्रम इसको बोलते हैं, इजाजत देता है कि अब आप डांस सिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप ये सीखो, पेरेंट्स आप ये सीखो, लड़का लड़की बिल्कुल बराबर है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं अपने घर का बता रही हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ का, जिन्होंने अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाया भरतनाट्यम में। आज वो जगह जगह परफॉर्म करने जाती है और इतने ज्यादा प्राइज वो लेके आ गई है कि अगर उसकी जगह हम सोचते लड़का होता तो कैसा होता, और उसी में ही मेरी सिस्टर इन लॉ उलझी रह जाती। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बेटी को बहुत ज्यादा काबिल बनाया, और आज वो इस मुकाम पे आ गई है कि अभी आने वाले नवंबर में उसके गुरु और सब लोग आएंगे और लाइव परफॉर्मेंस होगी, और वो जो हमारी बेटी है वो लाइव परफॉर्मेंस देगी और वो सिखाने के लिए सक्षम हो जाएगी। सोचिए मात्र 16-17 साल की उम्र में। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लड़का लड़की का भेद बिल्कुल खत्म कर दीजिए। केवल और केवल ये ध्यान रखिए, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसको इतना शिक्षित कीजिए कि वो अपना खर्चा खुद से उठा सके, ना तो वो पिताजी पे आप पे डिपेंड रहे, ना वे ससुराल वालों पे डिपेंड रहे। तो फ्रेंड्स ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की बात मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं समाज में ये सब देखती हूँ तो मन अंदर से चीत्कार कर उठता है कि इस समाज में क्या हो रहा है। कहने के जो मेरा मतलब है वो यही है कि बेटा एक तो आप डिमांड करना छोड़िए, आप सेल्फ डिपेंड बनिए, अपनी जरूरत का सामान खुद से खरीदिए, पेरेंट्स को मत इन्वॉल्व करिए कि ये चाहिए वो चाहिए इस तरीके के सामान। और पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी ये बात मत कहिए कि हम दुनिया को दिखा देंगे, हमने ऐसी शादी करनी, कुछ भी नहीं होने वाला, यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। केवल और केवल आप कर्ज के बोझ तले इतना ज्यादा दब जाएंगे कि बरसों लग जाएंगे उससे उबरने में, तब तक आपकी दूसरी बेटी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। फिर चलिए, ये तो मैंने बात की थी एक समाज की जो आजकल के समय में चल रही है, ज्वलन समस्या है दहेज वाली, और लड़कियों की भ्रूण हत्या की। कहते हैं हम बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, अब भ्रूण हत्या नहीं होती, लेकिन मैं आपको अभी भी जानकारी के लिए बताऊं, अभी भी चोरी छुपे ये काम हो रहा है। और क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हमारी लड़कियां भी हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिमांड कर देती है कि पिता जो है वो पुत्री मोह में वो खर्चा करता ही करता है। तो बेटियों, मेरी बच्चियों, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जितना आपके पिताजी या पापा कर पाएंगे वो खुद ही करेंगे, आपको नहीं बोलना है। चलिए ये बात हो गई हमारी। अब मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेके आ रही हूँ। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है मेरा, वो है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग। फ्रेंड्स इसकी जो समय सीमा थी 1936 से 1947 तक की थी। फ्रेंड्स उस समय की अगर मैं लेखकों की बात करूं तो उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, रामविलास शर्मा और धर्मवीर भारती, इस तरीके के कवि जो थे वो मुख्य रूप से थे। फ्रेंड्स उस समय क्या था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का बहुत ज्यादा विस्तार था, और जो कविगण थे वो ज्यादातर इसी से संबंधित रचनाएं लिखा करते थे।
और जितना समृद्धशाली हमारे भारत देश का जो इतिहास है वो अन्यत्र किसी भी भाषा का नहीं है। आप देख लीजिएगा, किसी भी भाषा का इतिहास उठा के देखिए, वो इतना समृद्ध नहीं है जितना हमारा हिंदी का है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो हिंदी है सबसे प्राचीन है। तो मैं जो आपसे कह रही थी शुक्लोत्तर युग की बात, उससे मैंने पहले आपको बताया इसके कवियों के नाम, फिर मैंने बताया राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का इस समय में बहुत ज्यादा विकास था। उस समय शोषितों और पीड़ितों की बात जो है वो रचनाओं में बहुत ज्यादा लिखी जाती थी, उनसे ही संबंधित काव्य लिखा जाता था फ्रेंड्स। और इसको जो है शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसको मैंने लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने लिखा है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर को दो भागों में विभक्त किया गया था। देखिए, पहला है पुरानी काव्य धारा और दूसरा है नवीन काव्य धारा। तो जो पुरानी काव्य धारा है वो क्या थी? पुरानी काव्य धाराओं को दो भागों में फिर वर्गीकृत किया गया। पहला तो क्या था? छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। फिर जो पुरानी काव्य धारा थी उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। देखिए, पहला था राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थे उसके कवियों की अगर मैं बात करूं तो सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे जो थे वो प्रमुख थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नंबर 2 पे उत्तर छायावादी काव्य धारा। जो उत्तर छायावादी काव्य धारा थी उसमें कौन कौन से कवि थे? देखिए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है, मैंने वो नहीं लिखा है। फिर सुमित्रा नंदन पंत, मैंने केवल पंत लिखा है। और महादेवी वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि जो थे वो उत्तर छायावादी काव्य धारा के मुख्य कवि थे फ्रेंड्स। फिर ये दो मैंने बताई थी, इसकी धाराएं थी वो मैंने यहाँ लिखी। उसके बाद नवीन काव्य धारा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिर देखिए, पहला है वैयक्तिक गीति काव्य धारा, प्रेम और मस्ती का काव्य था, ये जो था इसका काव्य था। और बच्चन, इसके जो मुख्य कवि थे बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, इनकी उपाधि थी। भगवती चरण वर्मा, दूसरी जो इसकी काव्य धारा की विशेषता थी, 4 पार्ट्स मैंने बताए ऊपर। जो नवीन काव्य धारा थी, पुरानी काव्य धारा के 2 पार्ट्स थे और जो नवीन काव्य धारा थी उसके 4 पार्ट्स हैं। फिर है प्रगतिवादी काव्य धारा, इसमें केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि इसके कवि थे फ्रेंड्स। फिर देख लेते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा, इसमें अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, ये 3 बताए मैंने फ्रेंड्स। फिर देख लीजिए नई कविता काव्य धारा, नई कविता की काव्य धारा में धर्मवीर भारती इत्यादि थे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर जो कवि थे उनकी रचनाएं क्या क्या थी फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्या होता है कि हम लोग इसमें इतना ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते केवल संज्ञा सर्वनाम इस पे, और इस पे साहित्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते फ्रेंड्स। इस पे भी पूरा ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, एक चीज जो बीच में आपको कहना चाहूंगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं उस युग के कवि और उनकी रचनाएं फ्रेंड्स। यहाँ पे रचनाकार और रचनाएं लिखी हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या क्या लिखा था? हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी और रसवंती और उर्वशी दिनकर जी ने लिखे थे फ्रेंड्स। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखे थे कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संतरंगिणी मिलन इत्यादि कविताएं लिखी थी फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं के नाम लिखे हैं। कविताएं तो उनकी बहुत सारी हैं, आप इसको देखने के बाद भी अपनी बुक उठा करके देखिएगा तो बहुत सारी कवियों के नाम मिल जाएंगे। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा शिल्पी,
अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। फ्रेंड्स, ये जो कला और बूढ़ा चांद है और लोकायतन है, ये ऐसे क्वेश्चन, दो ऐसे नाम हैं जो एग्जाम में किसी न किसी तरीके से घुमा के आते ही हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे ये सुमित्रा नंदन द्वारा रचित है। फिर है नरेंद्र शर्मा, इन्होंने लिखा था प्रभात फेरी। प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल और कदली वन इनकी रचनाएं थी। केदारनाथ सिंह, इन्होंने लिखे थे नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये भी बहुचर्चित इनकी रचना थी और ये एग्जाम में अक्सर आ जाती है, पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको कि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित है। अपूर्व युग की गंगा, ये भी उन्होंने लिखा है। फ्रेंड्स आ जाइए, यहाँ बोर्ड में जगह कम थी तो मैंने इधर लिख दिया। फिर है गजानन माधव मुक्ति बोध। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में मुक्ति बोध दे देते हैं और पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम बताइए, तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इन्होंने लिखा भूरी भूरी खाक की धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब ये सुनने में ही आपको अजीब सा लग रहा होगा, चांद का मुंह टेढ़ा, और ये भी हमेशा क्वेश्चन आता ही है किसके द्वारा लिखा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल, ये सतपुड़ा के जंगल किसके द्वारा रचित है, ये इसमें क्या है, इस तरीके का प्रश्न भी आता है। फिर है गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, कालजयी, इदम न ममदुक, ये सारी जो रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। फ्रेंड्स एक बार जब मैंने भी टीजीटी का एग्जाम दिया था तो मेरे सामने भी प्रश्न आया था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मैं इसको अच्छी तरीके से लिख पाई। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनकी रचनाएं हैं हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय। ये इनके मुख्य मुख्य कविताएं मैंने लिखी, क्योंकि बेटा बोर्ड है और बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है। फिर है धर्मवीर भारती, इनका अंधा युग जो रचना है बहुचर्चित है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीतवश, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बांस के फूल, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द। तो इस तरीके से आपने जाना शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के बारे में, जिसकी समय सीमा जो है 1936 से 1947 के बीच की थी। आई होप, मेरे को अभी मैंने लिखा था याद नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 1936 से 1947 से थी। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा और बताइए कि अगला टॉपिक में क्या लेके आऊँ। वैसे तो अगला टॉपिक मैं खुद ही लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको युग, और युग पढ़ाने के साथ ही आज मैंने पढ़ाया शुक्लोत्तर युग। तो अगला जो युग है मुझे उम्मीद है शायद वो प्रयोगवादी कविता है या प्रगतिवादी कविता है, उसके बाद नई कविता है। इस तरीके से 2-3 युग बचे हैं, उन्हें मैं लेकर के आऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जानकारी अच्छी लगती, तो इसको फ्रेंड्स से भी अपने आप शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो कहीं पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।